नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स की श्रृंखला इंटरमीडिएट की क्लास के लिए लेकर चल रहे हैं और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 13D के 6 क्वेश्चन को किया था और सारे कंसेप्ट को अच्छी तरह समझा था। और पिछले लास्ट लेक्चर में हमने बताया कि क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ फॉल्ट है और वास्तव में फॉल्ट है और फॉल्ट को आप सुधारिए और उसके साथ साथ हम लोग आगे की ओर अब क्लास को लेकर अग्रसर हो रहे हैं। देखिए फॉल्ट क्या था, हमने ये वाला क्वेश्चन का पहला पार्ट तो पिछले लेक्चर में ही करा दिया और आप इसको आसानी से कर भी सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में आपकी बुक में फॉल्ट लिखा हुआ है तो आप उसको बना लीजिएगा और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 और 7 एक ही क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं है। आप इस चीज को समझिए। तो क्वेश्चन 6 और 7 एक ही क्वेश्चन है, मैं 7th करा रहा हूँ। तो देखिए 7th में लिखा है पासे पर, दूसरा जो पार्ट है लिखा है पासे पर संख्या 6 प्रकट होना ये एक सफलता को दिखाएगा। ये शब्द पर बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा। इसमें हमने पिछली बार गलती क्या हो रही थी कि 6 को हम एक वेरिएबल मान ले रहे थे, जो कि ऐसा नहीं है। 6 हमारा वेरिएबल नहीं है, 6 आना सफलता है। यानी दो केस होगा, या तो सफलता होगी या तो असफलता होगा। अगर अगर दोनों पर 6 आ जाए तब भी हम सफल होंगे, किसी एक पर 6 आए तब भी सफल होंगे। मतलब पहले पर 6 या दूसरे पर ना आए। ध्यान दीजिए, पहले पर 6 हो दूसरे पे कुछ नहीं, या पहले पर अदर चीज हो दूसरे पे 6, ये भी सफलता को दिखाएगा। या फिर सफलता में 6 और 6, तो ये सफलता के 3 केसेस हैं सफल होने के। और असफल होने का केवल एक केस है कि पहले पर भी 6 नहीं दूसरे पर भी 6 नहीं, तो केवल एक केस होगा। तो देखिए पासे पर संख्या 6 आने की जो प्रायिकता है 1/6 अच्छी तरह जानते हैं। पासे पर संख्या 6 न आने की प्रायिकता 5/6 होगा। इसको 1 - 1/6 भी कर सकते हैं। अब देखिए असफलता कब होगी, हमने अभी बताया कि असफल कब होंगे जब किसी पर भी 6 न आए, यानी कि पहले पर भी 6 न हो और दूसरे पर भी 6 ना हो, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दिखाएगा असफलता को। असफलता है यानी x = 0 को ये शो कर रहा है। अब 1 - असफलता वाला घटा देंगे तो सफलता का केस हमको मिलेगा। तो देखिए सफलता वाला केस क्या है, 1 - किसी पर 6 ना आए, यानी कि किसी न किसी पर 6 आएगा। इस तरीके से आप हल करेंगे 11/36 होगा। सफलता का एक दूसरा भी केस है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लीजिए पहले पर 6 आया दूसरे पर 6 नहीं आया, या फिर पहले पर 6 नहीं आया दूसरे पे आया, या फिर दोनों पर आया। ये 3 केस होंगे। तो अगर एक एक केस को आप अच्छी तरह एनालाइज करेंगे तो देखिए इसका जो प्रोबेबिलिटी होगी, पहले पर 6 आए तो 1/6 इंटू दूसरे पर ना आए 5/6 ये हुआ। दूसरा केस 5/6 इंटू 1/6 ये हुआ। और तीसरा केस 1/6 इंटू 1/6, इन सभी को ऐड भी करेंगे तब भी 11/36 होगा, जो कि यही प्रोबेबिलिटी है। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है कि एक बैग है, उसमें 5 सफेद और 3 काली गेंदें हैं और 3 गेंदें यादृच्छा निकाली जाती हैं। और सवाल हमारे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि आपका जो आंसर दिया हुआ है वो आंसर इस बेसिस पर लिखा है कि गेंदों को फिर उसमें डाला नहीं जाता है, यानी कि बिना प्रतिस्थापन के। सवाल में लिखा रहना चाहिए, सवाल में लिखा रहना चाहिए था कि बिना प्रतिस्थापन के, बिना प्रतिस्थापन के, यानी कि गेंद को निकाल ले रहे हैं तो फिर वापस उसमें नहीं डाल रहे हैं, यही मतलब होता है बिना प्रतिस्थापन के। और वैसे भी यूपी बोर्ड की ये सब इतनी वाहियात किताबें हैं कि मुझे बड़ा गुस्सा कभी कभी आता है कि इन किताबों में इतनी गलतियां हैं। तो आप इन सारी गलतियों को आप थोड़ा केयर करिए। क्वेश्चन के एक एक लैंग्वेज को समझिए, आप बस कंसेप्ट को समझते हुए चलिएगा। तो देखिए इसमें कहीं पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसे ही और भी क्वेश्चन है, उनका आंसर प्रतिस्थापन के साथ है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें आंसर आपका बिना प्रतिस्थापन के है। तो देखिए 3 गेंदों को निकालना है, 3 गेंदें निकाली जा रही हैं और गेंद जो है काली गेंद हो, इसका आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, काली गेंद निकलने की जो प्रायिकता होगी 3/8 है और काली गेंद न निकलने की प्रायिकता 5/8 है। अब आप एक एक चीज को समझिएगा।
हो सकता है कि तीनों गेंदें काली हो, यानी पहली भी काली हो, दूसरी भी काली हो और तीसरी भी काली हो। तो देखिए क्या किया जाएगा, इसमें पहली बार काली हो तो 3 काली में से कोई भी हो सकता है 3/8। अब जब एक गेंद निकल गई तो अब बैग में केवल 2 काली गेंदें हैं, 2 काली गेंदें हैं, तो यहाँ पर 2/7 होगा। और अब लास्ट में जब 1 ये काली गेंदें 1/6, यानी ये 1/56 होगा। जब 2 काली गेंदें हों तो 2 काली गेंदों का तीन कंडीशन होगा, ब्लैक ब्लैक व्हाइट, ब्लैक व्हाइट ब्लैक एंड व्हाइट ब्लैक ब्लैक। तो इस केस में भी देखिए प्रोबेबिलिटी इसी तरह से डिफाइन होगा, पहली काली हो 3/8 और दूसरी काली हो 2/7 और तीसरी व्हाइट हो यानी 5/6 होगा। इसी तरह इसको ऐड करेंगे तो टोटल जो वैल्यू इसमें आएगा तो आप देखेंगे 3 टाइम्स ऑफ ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल होगा, 5/56 होगा, 5/56 दैट इज 15/56 ये वैल्यू होगी। तीसरा केस है कि एक गेंद काली हो, एक गेंद काली यानी 2 व्हाइट हो, तो इसके भी 3 कॉम्बिनेशन होंगे और सेम केस आएगा। और तीसरा केस है, चौथा लास्ट केस है, कोई काली गेंद ना हो यानी तीनों व्हाइट हो, पहली व्हाइट, दूसरी व्हाइट, तीसरी व्हाइट और प्रोबेबिलिटी होगी 5/28। आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन में आपको एक टेबल दिया है। इस टेबल में प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन यानी प्रोबेबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूट है वो दिया है। तो देखिए वेरिएबल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 और प्रोबेबिलिटी इस के फॉर्म में लिखा है। तो पहला क्वेश्चन है कि के की वैल्यू फाइंड करिए, के इक्वल क्या होगा, के इक्वल व्हाट। तो देखिए सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होता है, ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटी को 1 के इक्वल करेंगे और उस पूरे डेटा को हमने सॉल्व किया तो यहाँ के की वैल्यू आई 1/10। ये के की वैल्यू 1/10 है। एक और वैल्यू शायद आ रही है जो कि निगेटिव है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि के की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, यानी प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकती है। अब देखिए के की वैल्यू फाइंड हो गई, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करिए वेरिएबल 4 से लेस हो। तो 4 से लेस में देखिए 4 से कम में कौन कौन होगा, 1, 2, 3, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3। 4 से कम में यही 4 संख्याएं हैं, तो सभी की प्रायिकताओं को जोड़ेंगे तो देखिए के, 2k, 3k और 2k दैट इज 6k और k की वैल्यू हमें फाइंड है तो हमने वैल्यू रखा, तो अल्टीमेटली जो मान आया वो 3/5 हुआ। इसी तरीके से सभी करने हैं, जैसे देखिए इसके बाद p लेस देन 5 से कम तक, यानी p जो है 0 से 4 तक, तो 0 से लेकर के 3 तक तो हमने ऐड कर लिया यहाँ पर, जो कि मान आया 3/5, तो 3/5 हो गया और लास्ट वाला बचा है, तो लास्ट वाला p4 देखिए 2k है, तो ये मान रख करके हल करेंगे 4/5। इसी तरह p लेस देन 6 है, 6 से लेस है यानी 5 तक, तो 4 तक तो हमने ऊपर ऐड कर लिया, 4 तक की वैल्यू इतनी हो गई 4/5 और बाकी एक बचा हुआ है 5th, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर हमने रखा और इसको सॉल्व किया 41/50। इस तरीके से सॉल्व करना है, नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरीके से है, आपको एक टेबल दिया हुआ है, आपको के की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। तो जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इक्वल 1 है और सेम क्वेश्चन उसी तरह का इक्वेशन बना हुआ है। इस इक्वेशन को हमने पिछले बार सॉल्व किया और इसकी वैल्यू के की आएगी 1/10, एक निगेटिव वैल्यू है उसको निगलेक्ट करेंगे। अब देखिए दूसरा इसी में पार्ट है जो है 3 से लेस, तो 3 से लेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, यानी 0 होगा, 1 होगा, 2 है, तो तीनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू होगी 3/10। यहाँ पर देखिए 1, 0, 1, 2 के लिए k और 2k यानी 3k होगा, तो 3 × k की वैल्यू 1/10, तो ये मान होगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ ध्यान रखिए x की वैल्यू 6 से ग्रेटर है, तो 6 से ज्यादा केवल एक मान है 7 है, तो 7 के लिए देखिए मान है 7k² + k की वैल्यू रखेंगे, वैल्यू आएगी 70/100। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी 0 से ग्रेटर एंड 3 से लेस, तो 0 से बड़ा और 3 से छोटा दो ही केस होगा, 1 और 2 दोनों की वैल्यू रखा हमने, ये हुआ 3/10। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम देखते हैं 11th क्वेश्चन क्या है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल है, 0 पर k है, 1 पर, 2 पर और अदर केस में ये 0 वैल्यू है। अब आपको पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम जानते हैं सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है 1 के इक्वल, इन सभी को ऐड करेंगे 1 के इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ से k की वैल्यू जो आ रही है 1/6 आई। अब हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी लेस देन 2 पर,
तो 2 से लेस में क्या क्या होगा, 1 होगा, तो केवल 0 हुआ और 1 हुआ, तो 0 पर जो है वैल्यू k है और 2k है, तो k और 2k 3k, वैल्यू हुआ 1/2। इसी तरीके से p जो है x के सॉरी x जो है 2 से लेस या 2 के इक्वल, यहाँ इक्वल का भी सिंबल है, तो हमें 2 तक जाना है, यानी 0, 1 और 2, तो 0 के लिए k है, 2k एंड 3k, यहाँ से k, 2k एंड 3 को ऐड करेंगे 6k, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हुई। थर्ड केस है कि x की जो वैल्यू है 2 के इक्वल भी हो सकता है या फिर ग्रेटर होगा, तो देखिए ग्रेटर के लिए एक ही केस बच रहा है, 2 के इक्वल है यानी कि ये वाली वैल्यू होगी, और अदर ग्रेटर के लिए अदर 0 सभी वैल्यू होगा, तो 3 × 1/6 दैट इज 1/2। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 52 ताश के पत्ते हैं, ताश की एक गड्डी है जिसमें 52 पत्ते हैं और यादृच्छिया 2 पत्ते खींचे जाते हैं। आपकी सवाल में फिर गलती है, वहां बना लीजिएगा। ये सवाल जो है प्रतिस्थापन के साथ मतलब ताश का हमने एक पत्ता निकाला, उसको देखा, नोट किया और वापस डाल दिया उसमें, प्रतिस्थापन यानी हमने फिर से वापस डाल दिया, तब दोनों पत्तों के बेगम होने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। तो देखिए 2 पत्ते हैं, तो अगर ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाए तो बेगम होने की प्रायिकता जो होगी वो 4 बेगम है, तो 4/52 यानी 1/13, और खींचे गए पत्ते जो है बेगम की न हो यानी 1 - 4/52 होगा, तो ये 12/13 होगा। ये 2 केस हमें पता है। तो देखिए बेगम कब कब हो सकता है। पहला केस है कि जब दोनों पत्ते बेगम के हों, यानी पहली भी बेगम हो और दूसरी भी बेगम, तो 1/169 होगा। और दूसरा केस है कि कोई पत्ता खींचा गया है, सॉरी 2 पत्तों में से कोई एक पत्ता बेगम हो, यानी कि पहली बेगम दूसरी बेगम नहीं है, या फिर पहली बेगम ना हो दूसरी बेगम हो। ऐसा केस आप कई बार कर चुके हैं, इसको देखेंगे तो 24/169 होगा। तीसरा केस ये है कि दोनों में से कोई भी बेगम ना हो, यानी पहली भी बेगम नहीं है और दूसरी भी बेगम नहीं है, तो 144/169 होगा। तो इसको आप नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन ये है कि एक बॉक्स है, इसमें 15 सही संतरे हैं, गुड हैं, 15 गुड यानी कि सही हैं, और 5 खराब संतरे हैं यानी कि बैड हैं, 5 खराब संतरे हैं। अब आपको देखिए यहाँ फिर फॉल्ट है क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर नहीं है कि कैसे निकाला जा रहा है। तो यहाँ पे हमने आंसर से चेक किया तो 2 संतरे निकाले जाते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन के बिना, यहाँ बिना प्रतिस्थापन के हैं, बिना प्रतिस्थापन के, इसका मतलब ये हुआ कि निकालने के बाद उनको रखा नहीं जा रहा है, प्रतिस्थापित नहीं किया जा रहा है, और खराब संतरे की प्रायिकता वितरण निकालना है। तो देखिए खराब संतरे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या, हो सकता है दोनों संतरे खराब निकले, तो x = 2 होगा, यानी पहला खराब हो, तो 5 खराब है, 5 में से कोई भी हो सकता है /20, और जब एक खराब हमने निकाल लिया तो अब 4 बचे, तो 4/19 हुआ। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/19 आया। दूसरा केस क्या हो सकता है, कोई एक संतरा खराब हो, यानी कि हो सकता है पहला अच्छा हो दूसरा खराब, या फिर पहला खराब हो दूसरा अच्छा हो। तो देखिए पहला अच्छा संतरा हो तो 15/20, और पहला इसके बाद वाला खराब हो तो 5 अब बचे 19 है, तो ये होगा। या फिर पहला खराब हो तो 5/19 सॉरी 5/20 होगा, फिर 15/19 होगा, यहाँ उल्टा हो गया है, यहाँ 20 होगा। हालांकि आंसर सेम होगा, लेकिन ये क्वेश्चन का पैटर्न जो है इस तरीके से है। इसको सॉल्व करेंगे 15/38। नेक्स्ट है केस कि कोई भी संतरा खराब ना हो, यानी कि दोनों गुड हो, पहला भी गुड सेकंड भी गुड, तो पहला गुड हो यानी 15/20, दूसरा गुड हो तो 15 में से 1 चला गया, 14/19। इसको सॉल्व करेंगे 21/38, ये है आंसर। तो इसमें आपको हमारे हिसाब से बुक में क्लियर रहना चाहिए, बट है नहीं, तो आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहा जा रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाला जा रहा है, 3 बार पासे को उछाल रहे हैं, और 6 की संख्या का प्रायिकता बंटन हमें पहले निकालना है, और इसका माध्य भी निकालना है, और वेरिएंस भी निकालना है। तो देखिए पासा अगर उछालेंगे तो 6 आने की जो प्रायिकता है 1/6 होगा, और 9 आने की प्रायिकता 5/6 होगी। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। फिर आगे देखिए अब केस क्या क्या होंगे, या तो तीनों बार संख्या 6 आ जाए,
पहली बार भी 6, दूसरी बार भी और तीसरी बार भी। तो पहली बार भी 6 आए, 1/6 1/6 1/6, यानी तीनों बार 6 आए, तो इसका जो प्रायिकता होगा 1/216 हो गया। दूसरा केस है कि 2 बार 6 आए, तो यहाँ आप थोड़ा सा सोचना है, 2 बार 6 आने का मतलब ये होगा कि एक बार 6 नहीं आएगा। इसका मतलब पहली बार 6, दूसरी बार 6, तीसरी बार 6 नहीं है, पहली बार 6, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार, या फिर पहली बार नहीं है और दोनों बार हैं, तो 15/216 हुआ। तीसरा केस ये होगा कि एक बार 6 आए, एक बार 6 आने का मतलब कि हो सकता है पहली बार आए या दूसरी बार आए या तीसरी बार। यहाँ पर पहली बार 6 आया है, यहाँ दूसरी बार, यहाँ तीसरी बार 6 है, और जब 6 आएगा पहली बार तो 2 बार नहीं आएगा। यहाँ पर अगर दूसरी बार आ रहा है तो पहली और तीसरी बार नहीं आएगा, और यहाँ तीसरी बार आ रहा है मतलब पहली दूसरी बार नहीं आएगा, तो ये प्रायिकता हुई। इसके बाद एक बार भी 6 ना आए, मतलब पहली बार भी ना आए, दूसरी बार भी नहीं और तीसरी बार भी नहीं, तो ये प्रायिकता इतनी हुई। ये तो हो गया बंटन। इसके बाद आपको माध्य निकालना है, तो बंटन का माध्य जो होता है चर राशि का इस प्रायिकता के साथ गुणा करते हैं, तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आ रही है वो 1/2 आएगी माध्य का। इसके बाद इसके बाद आप e(x²) निकालेंगे, तो इस बार जो चर राशि इसके वर्ग का प्रायिकता के साथ गुणा होगा, तो 3 त्रिक का 9 का गुणा इसमें करेंगे, तो 9 का गुणा यहाँ हुआ, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, 9 हुआ। फिर 2 के वर्ग का यहाँ गुणा होगा, यानी 4 × 15, फिर 1 के स्क्वायर का 75, इस टोटल को ऐड करेंगे 144/216 हुआ। और आप जानते हैं वेरिएंस जो होता है, ये वैल्यू जो होती है इसको आप लोग प्रसरण भी करते हैं, तो ये स्क्वायर इक्वल होता है, याद करने का तरीका है e(x² - ex का होल स्क्वायर, ये होता है। तो पहले देखिए ये वाली वैल्यू लिखना है, यानी 144/216 है, माइनस दूसरी वाली वैल्यू देखिए मीन लिखना है, माध्य आया है 1/2, या फिर इसी को लिख सकते हैं 108/216 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। एक चीज और बता दें कि आपका आंसर इस क्वेश्चन का बहुत ही गड़बड़ लिखा हुआ है, उसमें 3 और केसेस लिए हैं, मुझे उसकी कुछ लॉजिक नहीं समझ में आ रही है। आप इसको इसी प्रोसेस से सॉल्व करिए और आंसर मुझे कमेंट में करके बताइए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है, एक पासे को 2 बार उछाला जा रहा है, तो पासे को जब हम उछालेंगे तो उस पर, इसमें आगे प्रश्न में कहा जा रहा है कि पासे को 2 बार उछाला जा रहा है और विषम संख्या को एक सफलता माना गया है, यानी ऑड नंबर आएगा तो आप सक्सेस हैं, अदरवाइज अनसक्सेस हैं। तो पासे को फेंका जाएगा तो ऑड नंबर में जो 3 संख्याएं होंगी 1, 3 एंड 5, यानी कि 1/2 प्रायिकता होगी सफल होने की, यानी कि 1/2 चांस है कि विषम संख्या आ जाए और 1/2 चांस है कि सम संख्या है। तो सफल होने की प्रायिकता 1/2, असफल होने की भी प्रायिकता 1/2 होगी। अब आइए देखते हैं कितने संभावनाएं होंगी। पहली संभावना यह है कि दोनों उछाल पर विषम प्राप्त हो, पहली पर भी विषम, दूसरी पर भी विषम, 1/4 हुआ। दूसरा केस है कि किसी एक उछाल पर विषम हो, पहली पर विषम, दूसरी पर सम, या फिर पहली पर सम, दूसरी पर विषम, सेम कंडीशन होगा, तो 2/4 दैट इज 1/2 हुआ। तीसरी केस ये होगा, तीसरा, कि किसी भी उछाल पर विषम संख्या न हो, यानी पहले पर भी सम हो और दूसरे पर भी सम हो, तो पहले पर सम और दूसरे पर सम 1/4 चांस है। अब इसके बाद हमें माध्य निकालना है, तो प्रायिकता का इसके साथ गुणा करके योग कर लेते हैं, तो माध्य इसका 1 हो गया। इसके बाद अगर इस चर का स्क्वायर करके गुणा करते हैं तो e(x²) हमें मिलता है, इसको हमने हल किया, तो देखिए 2 का स्क्वायर यानी 4 × 1/4, 4 × 1/4, फिर 1 का स्क्वायर इंटू 1/2, तो 1/2 हुआ, और ये 1 हो जाएगा और ये 0 होगा, यानी कि जो अल्टीमेटली ये वैल्यू है 3/2। अब वेरिएंस के फार्मूला में आप जानते हैं कि e(x²), आप यहाँ थोड़ा याद रखने का ट्रिक जानिए, e जो होता है पहले x² अंदर होगा, माइनस ex जो है बाहर का स्क्वायर होगा, पहले अंदर फिर बाहर, तो इसको रखेंगे, तो देखिए इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू है 3/2 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, तो 1/2 आएगा। आपका इसमें सारा आंसर फिर फॉल्ट है, आप उसको मैच करा लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कहा जा रहा है दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, यानी दो पासे हम एक साथ फेंक रहे हैं तो दोनों पासों पर कोई ना कोई संख्या आएगी। कहा जा रहा है कि उन पासों पर जो संख्याएं आए उनको आप जोड़िए, उनको जोड़ा जाए तो जो संख्या आएगी उसका प्रायिकता बंटन हमें निकालना है। तो यहाँ दिया है संख्याओं के योग का प्रायिकता बंटन। तो आप ये देखिए, अगर किसी दो पासे को एक साथ फेंकेंगे तो हो सकता है 1 1 आए, 1 2 आए। अब इसको 12 13 ना समझिए, पहला जो डिजिट है वो पहली पासे पर है, दूसरा डिजिट दूसरे पासे पर। हो सकता है 1 1 आए, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 अप टू सो आना, ऐसे भी हो सकता है 6 1 6 2। तो टोटल आप देखेंगे 36 केस होंगे, दो पासों को फेंकने पर 36 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब यहाँ पर बहुत बारीकी से ध्यान दीजिए। अब सबसे जो छोटी संख्या योग करने पर आएगी वह आएगी 2, यानी कि पहली पर भी एक आए और दूसरी पर भी एक आए तो एक केवल संख्या मिलेगी और वह है 2। तो अब इस 2 आने की जो प्रायिकता होगी, अब देख लीजिए एक ही केस है और पूरा 36 है, यानी कि 1/36 हुआ। इसके बाद 3 आने की प्रायिकता, दो संख्याओं को जोड़े और 3 आए तो देखिए बहुत अच्छा ट्रिक यहाँ पे मेथड से हो रहा है। 3 कब आएगा? 2 1 और 1 2, 1 2 2 1, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, तो केवल दो रास्ते ये मिलेंगे। तो दो तरीका हुआ, यानी 2/36 होगा, 2/36। अब देखिए 4 कहाँ कहाँ मिलेगा आपको? 4 मिलने के आप ऐसे ही क्रॉस करते जाइए, 3 कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 3 कॉम्बिनेशन मिलेंगे जिनमें आप जोड़िए 3 1 4 2 2 4 3 1 4। तो यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन मिला तो 3/36 होगा, 3/36 हुआ। अब इसके बाद देखिए 5 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 5 आने का देखिए ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है तो 1 2 3 4 केस हुआ, यानी 4/36 होगा, 4/36 हुआ। अब देखिए 6 आने की कॉम्बिनेशन, तो 1 2 3 4 5 कॉम्बिनेशन होंगे, यानी 5/36, 5/36। अब देखिए इसमें से 5 हो गया, 6 हो गया आने का, अब 7 आने का तो 1 2 3 4 5 6 केस होंगे। तो यहाँ पर देखिए 6/36। अब 8 आने का तो देखिए 1 2 3 4 5 केस हुए। तो अब यहीं से देखिए डिक्रीज होना शुरू होगा, 5/36। एंड नेक्स्ट 1 2 3 4 9 आने का जो केस है 4/36 हुआ। इसके बाद देखिए 3 केसेस मिलेंगे, 3 केसेस हैं, यानी कि 3/36। इसके बाद 2/36 एंड 1/36, ये वाला पूरा कॉम्बिनेशन हुआ। तो इस तरीके से कितनी आसानी से हम पूरे योग का प्रायिकता इधर अलग से निकाल लिए, ये प्रायिकता बंटन हो गया। अब देखिए इसमें और पूछा गया है, इसमें और पूछा गया है बंटन ज्ञात कीजिए, माध्य और प्रसरण भी निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करके फिर लिख दे रहे हैं आपके लिए। देखिए अब आप यहीं पर वैल्यू निकालेंगे, माध्य की वैल्यू हमने अप्रोक्सीमेट 7 निकाला है। इसके बाद ये x स्क्वायर करेंगे तो इस वेरिएबल का स्क्वायर और प्रायिकता का गुणा होगा, इसका स्क्वायर 4 इंटू 1/36, 9 9 इंटू 2/36, 4 का स्क्वायर 16/25 अप टू 100 ऐसे ही करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी ex स्क्वायर। अब ex स्क्वायर और ex अगर फाइंड है तो सिग्मा स्क्वायर हमें पता है ex स्क्वायर इंटू दिस, यहाँ से सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, सॉरी ex स्क्वायर की, और ex हमने निकाला हुआ है 7। तो अल्टीमेटली ये आप सॉल्व करेंगे तो 5.83 के अप्रोक्सीमेट आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो ये आना चाहिए। अब आपको अगर सिग्मा स्क्वायर फाइंड हो गया तो मानक विचलन जो होता है अंडर रूट सिग्मा होता है, अंडर रूट सिग्मा यानी इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2.4 जो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहा क्या जा रहा है कि एक ग्रुप है बल्ब का जिसमें से कि 30 बल्ब है, पूरे एक ग्रुप में 30 बल्ब हैं। अब इस 30 बल्ब में से 24 बल्ब गुड है, अच्छे हैं, और 6 बल्ब डैमेज है यानी कि खराब है। 6 बल्ब बैड हैं और 24 बल्ब जो हैं गुड हैं। इस ग्रुप से 4 बल्ब एट रैंडम निकाले गए हैं और यहाँ स्पष्ट बिल्कुल है कि बिना प्रतिस्थापन यानी वापस उसमें बिना प्रतिस्थापन के यानी आपके इस सवाल में तब कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, बिना प्रतिस्थापन यहाँ नहीं होना चाहिए। 17 क्वेश्चन नंबर,
बिना प्रतिस्थापन के नहीं, प्रतिस्थापन के साथ है ये, आप बना लीजिएगा, यहाँ पे मिस प्रिंट है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर मिस प्रिंट है, यहाँ बिना प्रतिस्थापन नहीं होगा, प्रतिस्थापन के साथ होगा, बिना प्रतिस्थापन न होकर के प्रतिस्थापन के साथ होगा, प्रतिस्थापन सहित होगा, आपकी बुक में गड़बड़ है उसे बना लीजिएगा। अब प्रतिस्थापन के साथ करने का मतलब ये है कि अगर बल्ब हम निकालते हैं फिर उसको उसी में डाल देते हैं फिर दूसरा निकालते हैं, और 4 बल्ब हम ऐसे ही इसी तरीके से निकालते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि खराब बल्ब की संख्या का प्रायिकता बंटन, यानी कि चारों बल्ब में से जो बल्ब खराब होंगे उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए कितने केस होंगे, 4 में से। अब पहले खराब बल्ब निकलने की जो प्रायिकता होगी, तो खराब 6 है, कुल 30 है, 6/30 यानी 1/5, और अच्छा बल्ब निकलने की प्रायिकता 24/30 यानी 4/5 होगा। अब एक केस होगा कि 4 के चारों बल्ब खराब हो, यानी पहला भी खराब हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो सभी के खराब होंगे, तो यानी 1/5, 1/5, 1/5 एंड 1/5, दैट इज 1/625 होगा। दूसरा केस क्या है, 4 में से 3 बल्ब खराब हो, 4 में से 3 बल्ब खराब हो यानी 3 बैड हो 1 गुड हो, तो इसके 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 4 इंटू सभी की प्रायिकता एक ही होगी, तो इतने का मल्टीप्लाई करेंगे 16/625। तीसरा केस क्या होगा कि 4 में से 2 खराब है, यानी कि 2 अच्छे हैं, 2 गुड हैं, 2 बैड हैं, तो इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो 6 कॉम्बिनेशन बनेगा, और सभी की प्रोबेबिलिटी जो है इक्वल ही होगी क्योंकि मल्टीपल फॉर्म में है। तो 6 हमने कर लिया, इनटू किसी एक की प्रोबेबिलिटी लिख लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो 96/625 हुआ। अब एक केस ये है कि 4 में से 1 बल्ब खराब हो, यानी 4 निकाले तो एक ही डैमेज होना चाहिए, तो देखिए एक डैमेज हो यानी कि 3 गुड होंगे और 1 बैड है, तो इसके भी 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 4 इंटू 1 कॉम्बिनेशन का मल्टीप्लाई किया तो 256 यानी 256/625। चौथा केस क्या होगा कि चारों के चारों बल्ब अच्छे निकल जाएं, गुड हों, यानी कि 4 एक ही कॉम्बिनेशन होगा इसका, तो सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही और चौथा सही, इसका होगा 256/625। आप इसको नोट करिए, लेकिन ये ध्यान रखिए इसमें हमने जो केस किया है प्रतिस्थापन के साथ किया है, बिना प्रतिस्थापन के नहीं है। आप इसका कंसेप्ट समझते हुए चलिए। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहा क्या जा रहा है कि एक सिक्का है और उस सिक्के की खासियत ये है कि उस पर जो चित्त प्रकट होने की संभावना है, पट प्रकट होने की संभावना का 3 गुना है। मतलब इस पर चित्त प्रकट होने की ज्यादा संभावना है और पट प्रकट होने का 3 गुना है। तो हम मान लेते हैं, मान लिया कि पट प्रकट होने की जो प्रायिकता है x है और चित्त होने की प्रायिकता इस प्रश्नानुसार जो चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता होगी 3 गुना है, और हम जानते हैं प्रायिकताओं का योग 1 के इक्वल, तो x की वैल्यू आ गई 1/4, यानी कहा जा रहा है कि पट आने की जो प्रायिकता है 1/4 और चित्त आने की प्रायिकता 3 गुना है, तो 3/4 हुआ। अब सवाल क्या कहा जा रहा है कि पट की संख्या का प्रायिकता बंटन निकालना है। तो देखिए कितने कॉम्बिनेशन होंगे, जब सिक्के को 2 बार उछाला जाए तो ऐसा हो सकता है दोनों बार पट आए, यानी पहली बार भी दूसरी बार भी, दोनों का मल्टीप्लाई 1/16। दूसरा केस हो सकता है एक हेड आए और एक टेल, तो 2 कॉम्बिनेशन होंगे, पहला हेड दूसरा टेल या पहला टेल दूसरा हेड, तो इनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करके जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करके 6/16 हुआ। तीसरा केस कि दोनों सिक्कों पर हेड आ जाए, पहले पर हेड और दूसरे पर हेड, तो 9/16 होगा। तो इस तरह के काफी अच्छे सवाल है, आप इसको नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। कहा गया है कि हमारे पास 2 पासे हैं, दोनों पासे को एक साथ फेंका जा रहा है, 2 पासों को एक साथ फेंका गया, तो दोनों पासों पर 6 आना, संख्या 6 आए, इसका प्रायिकता बंटन। तो देखिए छक्कों की संख्या यानी 6 कितने टाइप से आएंगे, तो एक पासे को उछालने पर 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, पासे पर 6 संख्या होती है, तो 6 आने की प्रायिकता 1/6 और 6 ना आने की प्रायिकता 5/6 होगी, या 1 - 1/6 दैट इज 5/6, यानी 6 आए इसकी प्रायिकता 1/6 और ना आए 5/6, ये केस हुआ। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि हमने पासे 2 फेंके, दोनों पर 6 आ जाए, यानी पहले पर भी 6 दूसरे पर भी 1/36। ऐसा हो सकता है कि एक ही बार पर 6 आए
यानी पहले पर 6 हो दूसरे पर नहीं, या फिर पहले पर 9 हो दूसरे पर 6 हो, 10/36 हुआ। और किसी पर भी 6 ना आए, यानी पहले पर भी नहीं आया दूसरे पर 25/36 हुआ। ये टोटल केस हुए। अब इसके लिए आपको माध्य पूछा गया है, मीन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मीन के लिए हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी का चर के साथ गुणा करेंगे तो 2 × 36 1 × 10/36 और ये 0 हो जाएगा तो 12/36 दैट इज 1/3 आंसर होगा। नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 20वां क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का है, बहुत आराम से समझिएगा क्वेश्चन को। कहा यह जा रहा है कि प्रथम 6 पूर्णांक संख्याएं हैं, प्रथम 6 पूर्णांक संख्याएं हैं, तो जो होगी 6 प्रथम पूर्णांक 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 हो गई। इसमें से 2 संख्या आपको निकाल लेनी है, चुननी है, और बिना प्रतिस्थापन के, मतलब एक आपने निकाल लिया तो उसको रखना नहीं है, तो 2 संख्याएं आपको चुननी है। इन्हीं 6 में से 2 संख्या चुननी है, और x जो है दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या को दिखाएगा, यानी कि आप जो 2 संख्या चुनेंगे तो उसमें से एक संख्या तो 2 बार चुन नहीं सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो एक संख्या एक ही बार रहेगी। तो जो 2 संख्या आप चुनेंगे तो उसमें एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या छोटी होगी। तो कहा यह जा रहा है कि x जो है दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या को दिखाएगा, बड़ी संख्या जो रहेगी उसको बताएगा। तो देखिए अब क्या क्या हो सकता है। तो अगर हम एक संख्या 1 लेंगे तो ये तो सबसे छोटी है। अब अगर हम 2 लेते हैं तो 2 से छोटी संख्या 1 मिलेगी। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, हम पहले 1 लें फिर 2 लें, या फिर पहले 2 ले लें फिर 1 लें। यह जो है x = 2 को दिखाएगा कि दोनों संख्याओं में इस कॉम्बिनेशन में जो बड़ी संख्या है वह 2 है। तो 2 जब बड़ी संख्या होगी तो 2 कॉम्बिनेशन होंगे 1 2 या फिर 2 1 होंगे। तो देखिए 1 2 हो, यानी 1 होने की प्रोबेबिलिटी, जब हम 1 लेंगे तो 1 चुनने की प्रायिकता 1/6। अब जब हमने 1 ले लिया तो अब 2 लेने की प्रायिकता तो 2/5 होगा, सॉरी 1/5, 2 संख्या है तो एक तरीके से होगा 1/5। ये एक केस हुआ। या फिर पहले 2 ही हम ले लें, तो जब पहले 2 लेंगे तो 2 लेने की जो प्रायिकता होगी 1/6 हो गई। अब फिर 1 लेंगे तो 1 लेने की प्रायिकता 1/5 हुई। इस तरीके से आपको करना है। देखिए दूसरा केस क्या होगा, अगर हम 3 लेते हैं तो 3 के साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन होगा, 3 के साथ 1 होगा, 3 के साथ 2 होगा, तो 1 3 या 3 1, 1 3 या 3 1, एक कॉम्बिनेशन हुआ। ये 2 कॉम्बिनेशन हो गए। तीसरा कॉम्बिनेशन, चौथा कॉम्बिनेशन, तो पूरे 4 होंगे। तो चारों कॉम्बिनेशन को ऐड करेंगे 4/30। इसी तरीके से तीसरा जब 4 लेंगे तो 4 के साथ देखिए कितने कॉम्बिनेशन, 1 4 4 1 2 हुआ, 4 3 3 4 और 4 2 2 4, ये पूरे 6 कॉम्बिनेशन हुए तो 6/30 हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्या होगा, 5 जब लेंगे तो 5 1 1 5 5 2 2 5 5 3 3 5 5 4 4 5, 8 कॉम्बिनेशन होंगे। और नेक्स्ट है 6, जब हम 6 लेंगे तो पूरे 10 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो ये सभी प्रायिकताएं हो गई, प्रोबेबिलिटी का ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आपको Ex फाइंड करना है, तो प्रायिकता का उस चर राशि के साथ गुणा करेंगे। तो देखिए 2 का हम गुणा करेंगे 2/30 के साथ, हमने यहाँ किया है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4/30 के साथ, 4 का मल्टीप्लाई 6/30 के साथ, 5 का मल्टीप्लाई 8/30 के साथ, और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 10/30 के साथ। सबको ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी 14/3 आएगा। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन जब एनसीईआरटी में इसमें वेरिएंस भी पूछा है तो आप उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें बस यही पूछा गया, तो इतना आप नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा में 15 छात्र हैं, एक क्लास है जिसमें 15 लड़के हैं और उनकी एज है, उम्र जो है दी हुई है। एक लड़का 14 का है, 17 15 14, इस तरीके से 15 लड़के हैं। अब कहा जा रहा है कि प्रत्येक छात्र के चुने जाने की संभावना बराबर है, किसी भी एक छात्र को हम चुन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे जो चर बताया गया है, चुने गए छात्र की आयु को ही हम उसका चर मान ले रहे हैं। तो चुने गए छात्र की आयु को अगर हम चर मानेंगे तो देखिए चर कितने प्रकार के होंगे यहाँ पर। तो पहला चर होगा 14,
यानी कि वह छात्र जो 14 साल का है, तो इसमें आप देखिए 14 दो बार आया है, तो उसके चुने जाने की प्रायिकता 2/15। 15 वर्ष का छात्र अगर है तो 15 केवल एक लड़का है, 1/15। इसी प्रकार 16 वर्ष का दो छात्र है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 2/16। इसी प्रकार से पूरी प्रायिकता हमने ले ली। 21 वर्ष का केवल एक लड़का है तो 1/15 हुआ। अब आपको माध्य निकालना है, तो हमने बताया है माध्य जो होता है प्रायिकता का उसके चर के साथ गुणा करके जोड़ देते हैं। तो एक सभी में 15 है, नीचे कॉमन हमने ले लिया, और चर का इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 16 का 2 के साथ गुणा करके जोड़ेंगे। तो आप जोड़िए, ऐड करने पर टोटल वैल्यू आएगी 17.53। इसके बाद इसके बाद ई एक्स स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि चर का वर्ग करके प्रायिकता के साथ गुणा करेंगे। तो इसकी वैल्यू आएगी 4683/15, ये वैल्यू आएगी। आप आराम से करिएगा, कैलकुलेशन करिएगा। अब देखिए इसमें पूछा गया है, इसमें वेरिएंस पूछा गया है। तो वेरिएंस के लिए आप जानते हैं सिग्मा स्क्वायर इक्वल ये फार्मूला होता है। हमने यहाँ की दोनों वैल्यू इसमें रख ली और अल्टीमेटली जो वैल्यू है 4.7 है। और स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको कि मानक विचलन भी कहा जाता है, मानक विचलन जो होता है वो अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर होता है। अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर में होता है। तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हमने रख ली और अल्टीमेटली जो वैल्यू आया 2.19। इसी स्टैंडर्ड डेविएशन को ही हम सिग्मा से भी डिनोट करते हैं। तो ये आपका रिजल्ट हुआ, नोट करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिए कि आपका क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो बिल्कुल 21/16 के इक्वल है, क्वेश्चन नंबर 16 के ही बराबर है, इसलिए उसको हम नहीं करा रहे हैं। आइए देखते हैं 23 क्वेश्चन क्या है। कहा जा रहा है किसी बैठक में एक प्रस्ताव है और उस प्रस्ताव को माने जाने की प्रायिकता जो है 70% है, और उस प्रस्ताव के विरोध की होने की प्रायिकता यानी रिजेक्ट होने की प्रायिकता जो है वो 30% है। यानी अनुमोदन की जो प्रायिकता है 70/100 होगा और विरोध की जो प्रायिकता होगी 30/100 होगा। अब क्वेश्चन में कहा जाता है कि चर राशि उससे डिफाइन होगा कि एक व्यक्ति को हमने चुना, अगर उसने प्रस्ताव का समर्थन किया तो उसको हम 1 से दिखाएंगे, और अगर उसने विरोध किया तो उसको 0 से दिखाएंगे। तो दो केस होंगे, या तो प्रस्ताव का समर्थन होगा या तो फिर विरोध होगा। तो देखिए विरोध कब होगा, 30% प्रायिकता है और अनुमोदन की प्रायिकता 70% है। तो ये चर हो गया और ये प्रायिकता हो गई। तो अब आपको माध्य निकालना है। तो माध्य के लिए चर और प्रायिकता का गुणा करके जोड़ा जाता है। तो 7/10 हुआ। तो इसको आप नोट करिए। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से कुछ देर के लिए हम रुक रहे हैं, फिर आगे आते हैं। हाँ, अब देखिए अब हमने यहाँ पर ये पूरी केस कर दिया है। अब इसमें क्या है कि विरोध, प्रस्ताव के अनुमोदन की प्रायिकता भी है, विरोध की भी प्रायिकता है। और अगर प्रस्ताव जो है उसका अनुमोदन होगा तो 1 लिखा जाएगा और विरोध होगा तो 0 लिखा जाएगा। और एक व्यक्ति अगर विरोध किया तो उसकी प्रायिकता 30/100 है, और अगर समर्थन करता है तो 70/100 है। तो ई एक्स निकालना है। तो आप जानते हैं माध्य निकालने के लिए हम प्रायिकता का चर के साथ गुणा करते हैं। तो ये वैल्यू आई 7/10। ई एक्स स्क्वायर निकालें तो चर के स्क्वायर का गुणा करते हैं प्रायिकता के साथ, तो ये भी 7/10 ही आया। अब वेरिएंस निकालते हैं, तो इसका डिफरेंस निकाला जाता है। तो देखिए ई एक्स स्क्वायर हमने बताया पहले अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर, फिर बाहर रहेगा। तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए अंदर वाली वैल्यू 7/10 और फिर इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है तो 21/100 आएगा। तो इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं 24th क्वेश्चन क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करिए। प्रश्न ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति एक सिक्के को कितनी बार वो उछाले कि उस पर सिक्के पर कम से कम एक चित्त आने की जो प्रायिकता है वो 90% से ज़्यादा हो जाए। 90% से ज़्यादा चांस रहे कि एक चित्त जरूर आए। आप इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बार अगर एक व्यक्ति एक बार टॉस करता है तो जो चित आने की प्रायिकता रहती है 50% रहती है। अगर वो चांस को बढ़ाता जाएगा तो उसके प्रायिकता जो होती है हेड आने की या चित आने की वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसी प्रकार पूछा जा रहा है कि कम से कम वो कितनी बार अपने चांस को बढ़ा ले कि जो प्रायिकता है वो 90% से ज़्यादा हो जाए। तो समझिए
मान ले रहे हैं हम व्यक्ति n बार सिक्के को उछाल रहा है और एक उछाल में हेड आने की प्रायिकता हाफ होती है और टेल आने की भी प्रायिकता हाफ होती है, यानी 50-50 चांस है। तो अब यहाँ पर कम से कम एक चित हो, इस चीज को बहुत बारीकी से समझिए। कम से कम चित, एक चित होने का मतलब ये हुआ कि हम अगर सभी केस में से एक भी चित न होने वाला हटा दें, एक भी चित न हो, यानी कि सभी हम टेल कर लें, सभी टेल वाला केस अगर हटा देंगे तो कोई ना कोई ऐसा केस, सभी केस में कम से कम एक बार हेड जरूर होगा। फिर से इसको समझिए, कम से कम एक चित का ये मतलब हुआ कि हो सकता है एक बार चित हो, 2 बार चित हो, 3 बार चित हो, 4 बार, n बार चित हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि 0 बार चित हो। तो हम उसी 0 बार वाले केस को हटा देंगे तो कम से कम एक बार हो गया। तो 1 - n बार चित हो, सॉरी 1 - n बार पट हो, तो ये केस हम घटा दे रहे हैं। अब इसी n बार पट होने की प्रायिकता 90% से ज्यादा हो रही है, तो n बार, तो पहली बार में पट हो 1/2 1/2, n बार में n टाइम्स होगा, तो ये पावर n हो गया। इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो इसको इस साइड लेकर सॉल्व करेंगे 1/10 और 2 के पावर n इक्वल 10 है। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पर n की वैल्यू अगर हम मान लीजिए 2, 1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 रखेंगे 4 होगा, 3 रखेंगे तो 8 होगा, जब वैल्यू 4 रखेंगे तब ये 10 के लगभग एक्सीड करेगा या फिर ज्यादा होगा। सॉरी, यहाँ पर इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर आप लगाइएगा, ये सिंबल ग्रेटर होगा, ये भी सिंबल ग्रेटर होगा, तब आपकी जो ये वैल्यू आएगी ग्रेटर होने की, कम से कम एटलीस्ट 4 पर 4 आपकी वैल्यू होगी, तब प्रोबेबिलिटी 90% से ग्रेटर होगी। तो इस सवाल को आप नोट करिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं, चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति है, वह एक खेल खेलने जाता है और खेल की शर्त यह है कि उसको उसमें खेल में पासा उछालना है। और यहाँ पर कंडीशन ये है कि पासा अगर उछालता है और 6 आ गया, अगर पासे पर 6 आएगा तो उसे 1 रुपया मिलेगा और अन्य संख्या आएंगी तो उसे 1 रुपया देना पड़ेगा। यानी कि 6 आने पर 1 रुपया मिलेगा, यानी उसे 1 रुपया मिलने की जो प्रायिकता है 1/6 है, लेकिन देने की प्रायिकता या हारने की प्रायिकता ज्यादा है। अन्य संख्या 1 के अलावा यानी 5 प्रकार से आ सकती है, 1 2 3 4 5 में से कोई भी, तो 5/6 हुई, ये हारने की उसकी प्रायिकता है। लेकिन वह आदमी फिर निर्णय लेता है कि वह 3 बार पासा फेंकेगा, अधिकतम 3 बार पासा फेंकेगा, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि अब जब भी पासा फेंकते समय जब भी 6 आएगा वह खेलना छोड़ देगा। तो देखिए क्या क्या कंडीशन होगी। पहली कंडीशन है कि पहली ही बार में मान लीजिए 6 आ जाए, तो पहली बार में 6 आएगा तो आदमी वहीं पर खेलना बंद कर देगा, तो 6 आने की प्रायिकता तो 1/6 हो गई। लेकिन यहाँ पर उसे क्या होगा, 1 रुपया मिलेगा, क्योंकि पहली बार में ही 6 आया है, तो यहाँ पर वह प्लस में है और 1 रुपया मिला। दूसरी बार क्या होगा, दूसरी बार दूसरा केस ये हो सकता है कि मान लीजिए पहली बार 6 नहीं आया तो दूसरी बार आएगा, हो सकता है। तो मान लेते हैं दूसरी बार में 6 आए, तो पहली बार में नहीं आया और दूसरी बार में आया, इसकी जो प्रायिकता होगी 5/36 हुई। अब इस केस में होगा क्या, पहली बार में जब नहीं आया तो 1 रुपया हार गया, दूसरी बार में आया 1 रुपया जीत गया। इसका मतलब न तो वो जीता न तो हारा, इसका मतलब ये 0 हो गया, इस पर आगे जो 0 हो गया। तीसरा केस होगा कि तीसरी बार में 6 आए, इसका मतलब पहली बार पासे पर 6 नहीं आया, दूसरी बार भी नहीं आया, तीसरी बार 6 आ रहा है, तो पहली बार नहीं आया, दूसरी बार नहीं आया, तीसरी बार 6 आया, तो ये होगा केस कितना, ये होगा 25/216 होगा, ये टोटल वैल्यू हुई। लेकिन अब इस केस में मिलेगा कितना पैसा, देखिए पहली बार नहीं आया 1 रुपया घाटा हुआ, दूसरी बार नहीं आया 2 रुपया घाटा हुआ, तीसरी बार अगर 1 आ भी गया तो अल्टीमेटली उसे 1 रुपए का घाटा ही होना है, क्योंकि -1 और +1 हो रहा है, यानी दैट इज -1, ये हुआ। चौथा केस क्या होगा कि 3 बार फेंके और दुर्भाग्य उसका साथ दे और एक बार भी 6 ना आए, यानी पहली बार भी नहीं, दूसरी बार भी नहीं, तीसरी बार भी नहीं, तो इस केस में यानी कि 125/216, इस बार उसको 3 के 3 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये टोटल कॉम्बिनेशन हुआ। अब आपको इसका मीन निकालना है, तो मीन के लिए क्या करेंगे, आप पता ही है, अगर मीन निकालना होता है
तो प्रायिकता का इसके साथ गुणा करते हैं, तो देखिए आप गुणा करिएगा, इसका इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 इंटू 1/6 होगा, फिर प्लस प्लस ये 0 हो गया, और यहाँ -1 का यहाँ करेंगे यानी -25/216, फिर यहाँ पर -3 होगा तो -375/216 होगा। इसको हम 36 ऊपर 36 नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या 36 -25 -375 टोटल अपॉन 216 वैल्यू होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, आपके आंसर में ये वैल्यू नहीं है, आप उसमें ये वाला केस शायद उन्होंने मिस कर दिया हुआ है, और एनसीईआरटी में भी शायद ये मिस है, आप इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये वाला केस उन्होंने कंसीडर नहीं किया है, लेकिन ये भी केस कंसीडर होगा जैसा कि क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए आप इन सभी केस को करेंगे। इस तरह आप इसको नोट कर लीजिए। इस तरीके से आज हमने इस पूरे चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल को विधिवत और अच्छी तरीके से कराया। उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। इसका रिस्पांस आप हमें कमेंट में करके बताइए, और कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उससे भी कमेंट करिए, जिससे हम उस प्रॉब्लम्स को दूर कर सकें, और आगे जो भी हमारी नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें इन सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश की जाएगी। और एक और अनिवार्य बात कि आप इन सब वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, जिससे वे भी इनसे लाभान्वित हो सके, और जो प्रॉबिलिटी का डर है, भय है, वहम है, वो दूर हो सके। और अब आप एक ऐसी स्थिति में पहुंचने वाले हैं जहां से लग रहा होगा, या आप आभास भी कर सकते हैं कि प्रायिकता उतनी कठिन नहीं है जितनी कि कहा जाता है या समझा जाता है। इसमें बस शब्दों का खेल है और उसको बहुत ही बारीकी से समझना है। आप यकीन रखिए, जब प्रायिकता आपको समझ में आने लगेगी तो आपको एक रोचक और एक अच्छा विषय लगेगा। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज का हमारा आपका साथ देने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।